Hello everyone, welcome to the Edu4 IES online learning channel. In this class we will be studying about chapter 6th of class 7 NCERT Geography, Natural Vegetation and Wildlife. अब as far as vegetation is concerned, natural vegetation क्या होता है? It is the growth, it is the natural growth. मतलब जो natural plants and trees किसी एक एरिया में मिलते हैं तो that is referred to as natural vegetation. Now as far as vegetation is concerned, इसको affect करने वाले काफ़ी factors होते हैं, but primarily the most important factor affecting vegetation of any area is the climate. As far as climate is concerned, इसमें दो elements आते हैं, एक element है temperature और दूसरा element है precipitation. The nature of precipitation, अब वो rainfall है, वो snowfall है, scanty है, moderate amount में है, heavy है, and साथ के साथ what is the temperature regime? Are the temperatures really very high or are the temperatures really very low or somewhere in between moderate हैं? तो इन सारी चीज़ों का जो effect होता है वो वहाँ की vegetation के ऊपर होता है. Generally speaking, high amount of rainfall and high temperature are beneficial for healthy growth of vegetation. मतलब किसी भी एरिया में अगर हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेसिपिटेशन मिलता है तो वहाँ पे हमें एक लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन जो है वो मिलती है. ऑन दी अदर हैंड जैसे जैसे अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम होने लग जाता है वैसे वैसे जो वेजिटेशन है वो भी धीरे धीरे स्कैंटी होने लग जाती है टिल यू हिट दी डेजर्टिक एरियाज. किसी भी एरिया को हम डेजर्ट तभी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल इतना कम होता है कि वेजिटेशन सपोर्ट नहीं हो पाता है. सो इन दिस केस टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दे आर द प्राइम फैक्टर्स एज फार एज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज कंसर्न्ड. So we have variety of vegetation depending upon the type of environmental conditions और जो climatic conditions वहाँ पे मिलती हैं. Broadly speaking, natural vegetation को हम तीन categories में divide करते हैं. The first one forest, second one grassland, third one shrub. अब ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है? ये सीक्वेंस चल रहा है अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज डिक्रीजिंग. फॉरेस्ट हमें उन एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे देर इज हेवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल. हाई टेम्परेचर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो प्रिवेल करेगा क्योंकि किसी भी एक एरिया में अगर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे वेजिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा रिच होगी. रीज़न बीइंग प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं उनको जर्मिनेट करने के लिए रिलेटिवली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. जब तक वो टेम्परेचर नहीं आता है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, तब तक जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा और जब तक जर्मिनेशन नहीं होगा तब तक वेजिटेशन ग्रो नहीं करेगी. हाई टेम्परेचर जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उसके साथ जो दूसरा फैक्टर आया वो मैंने आपको बताया रेनफॉल का है, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन का है. वो एरियाज जहाँ पे अबंडेंस ऑफ रेनफॉल है, जहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल है, ये एरिया सपोर्ट करते हैं थिक एंड डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. वहाँ पे हमें मिलेंगे रियली वेरी टॉल ट्रीज और ये जो वेजिटेशन है यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट का नेचर भी वेरिएबल होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ओपन फॉरेस्ट होते हैं, स्पार्स फॉरेस्ट होते हैं. तो वो सारा जो गेम चल रहा है वो बेसिकली रेनफॉल का है. दूसरे जो हैं वेजिटेशन दैट इज ग्रासलैंड्स. अब ग्रासलैंड्स उन एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस. जो ये एक कम अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, इट इज एबल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ रिच एंड जूसी ग्रासेस बट डज नॉट सपोर्ट फॉरेस्ट और ट्रीज. इन एरियाज में यहाँ पे जो मॉडरेट रेनफॉल अमाउंट है तो ट्रीज तो ग्रो नहीं हो पाएंगे लेकिन ग्रासेस जो हैं वो बहुत ही रिचली ग्रो हो जाती हैं. और जो थर्ड एरियाज हैं वो होते हैं श्रब्स, या जो थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो है श्रब. श्रब वेजिटेशन हमें कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इज वेरी वेरी लो. ड्राई एरियाज हैं, स्कैंटी रेनफॉल है तो स्कैटर्ड आपको छोटे छोटे बुशेस जो हैं वो यहाँ पे ग्रोइंग मिलते हैं इस एरिया में. नाउ अनदर थिंग, इट इज़ नॉट ओनली कि किसी भी एरिया में जो टेम्परेचर या रेनफॉल रिजीम चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टली एज यू आर मूविंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी तो वेजिटेशन चेंज होता है, बट
एक माउंटेन में भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिल जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एलिवेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में दो चेंजेस आएंगे. नंबर 1, टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग. With increasing elevation, temperature goes down, and secondly, with increasing elevation, the amount of rainfall also goes down. So, रेनफॉल जो है वो आपको मिडल या लोअर हिल्स में तो काफ़ी ज़्यादा हैवी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम हायर एलिवेशन पे जाते हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो भी कम होने लग जाएगा. एंड पीक एरियाज में तो जनरली हमें रेनफॉल मिलता ही नहीं है, वहाँ पे सारा प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के फॉर्म पे होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाउ द सीक्वेंस इज चेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू टेम्परेट फॉरेस्ट. वहाँ से गया टाइगा टाइप ऑफ वेजिटेशन, टाइगा से चेंज किया टुंड्रा टाइप, एंड अल्टीमेटली वी हैव द आइस कैप्स. सो पोलर आइस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एरिया पूरा का पूरा स्नो कवर्ड होता है जस्ट एज द पोलर एरिया. सो दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग. नाउ एज फार एज फॉरेस्ट आर कंसर्न, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट क्या है? एक ऐसा एरिया विच इज कवर्ड विद थिक layers of trees and इतना उसका sizable amount है कि it is influencing the climate of any given area. जब तक लोकल क्लाइमेट के ऊपर उस पर्टिकुलर वेजिटेशन का इन्फ्लुएंस ना हो हम उसको फॉरेस्ट नहीं कहते हैं. सो फॉरेस्ट वो एरियाज होते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है, रेनफॉल पैटर्न जो है, टेम्परेचर पैटर्न्स जो हैं वो उस वेजिटेशन की प्रेजेंस के कारण चेंज हो जाते हैं. सो अब इन फॉरेस्ट को अगर हम देखें तो वर्ल्ड में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगेन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस. सो बारी बारी इनकी बात करते हैं. द फर्स्ट टाइप of forest is tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest are also called tropical rain forest. ये जो forest हैं, as the name is suggesting, they are found in the tropical belt. So tropical belt मतलब within the tropic of Cancer to tropic of Capricorn, and maximum इनकी जो distribution है that is in the equatorial region. अब ये जो areas होते हैं यहाँ का climate कैसा है? Hot and wet throughout the year. हेवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो कि यूजुअली 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, एंड वेरी हाई टेम्परेचर्स. सो ये हाई टेम्परेचर्स एंड हेवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज. और इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है कि ट्रीज बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत एक दूसरे के नज़दीक जो हैं इनकी ग्रोथ होती है, एंड इतना ज़्यादा डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रीज होता है कि जो ये ट्रीज के कैनपीज हैं, जो क्राउन्स हैं ऑफ द ट्रीज, दे जॉइन विद ईच अदर, और एक पूरा ग्रीन कारपेटेड लुक जो है वो इन फॉरेस्ट का आता है. एक और चीज, ये जो कैनपीज हैं व्हेन दे होल्ड टुगेदर और जॉइन टुगेदर दे प्रिवेंट द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इनटू द फॉरेस्ट फ्लोर. तो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर आपको पार्शियली अंधेरा मिलता है क्योंकि जो सनलाइट है वो ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि एक अम्ब्रेला इफेक्ट जो है वो क्रिएटेड होता है बिकॉज ऑफ दीज कैनपीज. सो ये हैं ट्रीज जो कि, और ये हैं फॉरेस्ट जो कि हमें ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं. मेजर वेराइटी ऑफ ट्रीज हियर यू कैन सी दे आर रोजवुड, मेहोगनी, एबनी एटसेट्रा. सो दीज आर द ट्रीज, वेरी टॉल ट्रीज, 60 मीटर्स जो है ये इनकी एवरेज एलिवेशन होती है. कई ट्रीज तो 100 मीटर्स तक टॉल होते हैं. मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, और एक हम टर्म यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी, दैट इज बेसिकली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो यहाँ पे आपको मिलेंगे मैक्सिमम वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, मैक्सिमम वेराइटीज ऑफ birds and apes, plus also the largest snake in the world, that is anaconda. So ये Brazilian rainforest में they are really very common, and ये जो forest हैं इनको lungs of earth भी बोला जाता है. दूसरे टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं दीज आर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या हुआ है? अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम हो गया है. मतलब अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट के रीजन से अगर बॉर्डर एरियाज में मूव करना शुरू करें, वी स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नाउ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. अब इस कम रेनफॉल वाले रीजन में क्या होता है? नो डाउट फॉरेस्ट तो ग्रो हो रहे हैं, ट्रीज ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट की थी.
Another thing, the term deciduous basically refers to the phenomena, the process in which the trees shed their leaves completely once in a year. साल में एक बार जो ट्रीज के लीव्स हैं वो पूरी तरह से शेड हो जाते हैं और फिर न्यू लीफ फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, एवरग्रीन मतलब फॉलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ लीव्स इज द ईयर लॉन्ग एक्टिविटी. साल भर जो पुराने पत्ते हैं वो गिरते रहते हैं और जो नए पत्ते हैं वो बनते रहते हैं. लेकिन इस केस में जो ड्राई सीजन होता है उसमें ट्रीज अपने लीव्स को कंप्लीटली शेड कर देंगे और फिर नए सिरे से नए लीव्स जो हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं, हेंस द नेम डेसिडुअस. ये जो ट्रीज हैं ये हार्डवुड ट्रीज होते हैं एंड देयर आर सर्टन ट्रीज विच आर रियली वेरी पॉपुलर और वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने स्टर्डी होते हैं कि वो फर्नीचर इंडस्ट्री में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. ये कौन से ट्रीज हैं? साल, टीक, शीशम, नीम. सो ये सब जो हैं ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के ही वेरिएंट्स हैं. सो एज सच जो लंबरिंग एक्टिविटी है दैट इज रियली वेरी पॉपुलर, रियली वेरी बिग स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दोज एरियाज जहां पे हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं. As far as animals are concerned, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, we find big animals, big mammals. You know, जो tropical evergreen forest है वहाँ पे हमें insects, birds, apes ये ज़्यादा मिलते हैं, बड़े mammals वहाँ पे ज़्यादा नहीं हैं. लेकिन इन forest में क्योंकि ये open nature के forest हैं तो बड़े बड़े mammals are quite common. So we have big cats like leopard, tiger, lion, or we have elephants, and then we have variety of apes like rhesus monkey, common monkey जो होता है, langurs etc. So they are common animals, right? So here you can see the nature of these forests. नो डाउट काफ़ी ज़्यादा थिक ग्रोथ जो है वो आपको ट्रीज की मिल रही है, लेकिन रिलेटिवली ओपन फॉरेस्ट है. मतलब पैसेज थ्रू दीज फॉरेस्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज इन केस ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. द थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब इन फॉरेस्ट को अगर हम देखें, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है मतलब नेवर इन अ ईयर द ट्रीज आर विदाउट लीव्स. साल भर इनमें जो फॉलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ लीव है वो चलता रहता है. और क्योंकि ये टेम्परेट एरियाज में मिल रहे हैं मतलब दे आर फाउंड समवेयर बिटवीन 40 डिग्रीज टू अबाउट 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर. सो ये जो ट्रीज हैं या ये जो फॉरेस्ट हैं इनकी कोस्टल लोकेशन है, कोस्टल लोकेशन अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. सो हियर यू कैन सी अलोंग द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ USA, साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ China, then we have this Paraguay region of साउथ अमेरिका. सो यहाँ पे ये काफ़ी हमें मिलते हैं. देन साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील भी इसके बीच में इंक्लूडेड है. नाउ एज फार एज द ट्रीज आर कंसर्न वो मिक्स्ड वेराइटी के होते हैं. हार्डवुड भी हैं, सॉफ्टवुड भी हैं, एंड द कॉमन ट्रीज आर ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा. Then we have temperate deciduous forest. अब again यहाँ पे deciduous nature है because of shortage of water or because of scarcity of water as we move away from the evergreen forest type region. So ये जो forest हैं ये हमें कहाँ पे मिल रहे हैं? In the border areas of tropical evergreen forest. So north eastern part of USA आ जाता है. Then north western part of USA is also included. Then we have parts of China, we have northwestern Europe that is included in this, and then parts of Argentina and Chile, some parts of Australia, New Zealand. So these are the areas जहाँ पे ये trees जो हैं वो common है. अब जो varieties हैं उसमें हमारे पास oak है, ash tree है, beech tree है, and the animals basically डियर, फॉक्सेस, वुल्फ्स. तो मतलब बहुत ह्यूज मैमल्स नहीं हैं, लेकिन बड़े मैमल्स में हर्बीवोर्स में डियर्स मिलेंगे एंड कार्निवोर्स में वुल्फ्स एंड फॉक्सेस जो हैं दे आर रियली वेरी कॉमन. एंड ऑल्सो वी फाइंड वेराइटी ऑफ बर्ड्स जिसमें फेजेंट्स आते हैं, ईगल्स आती हैं, आउल्स हैं. तो ये यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं. देन वी हैव द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन. द सिंगल एट्रीब्यूट जो कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन को डिफाइन करता है दैट इज अमाउंट ऑफ रेनफॉल.
और द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? समर ड्राई, विंटर वेट। सो वो क्लाइमेट विच इज ड्राई इन समर्स एंड वेट ड्यूरिंग विंटर्स, दैट इज द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया है, तभी इसको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का नाम दे दिया गया है। मतलब पूरा सर्दर्न यूरोप आ गया, नॉर्दर्न अफ्रीका आ गया, और इसके अलावा वी हैव कैलिफोर्निया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल चिली ऑफ साउथ अमेरिका, southern region of South Africa, then we have south western part of ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे एरियाज हैं जहां पे हमें मिलेगा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हॉट ड्राई समर्स हैं एंड वेट विंटर्स हैं। ये जो एरिया है, जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, दिस इज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे हमें एरोमेटिक प्लांट्स मिलते हैं। सो दैट इज वाई जो परफ्यूम इंडस्ट्री है वो यूरोप की वर्ल्ड रिनाउंड है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो एरोमेटिक इन कैरेक्टर हैं, खुशबूदार हैं बहुत ज़्यादा। मोर ओवर सिट्रस फ्रूट्स जो हैं दोज आर वेरी कंफर्टेबली एंड हेल्दीली ग्रोन इन दिस एरिया। सो एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड उसके अलावा फिग्स, ऑलिव्स, ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये यहाँ पे हमें अबंडेंस में मिलते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन का जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली हॉर्टिकल्चर बेस्ड है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ इनकम ऑफ दीज कंट्रीज। प्लस जो मेडिटेरेनियन रीजन है यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रॉम सेंचुरीज और सिंस मेनी सेंचुरीज इस पूरे एरिया में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ह्यूमन इंटरफेरेंसेस विद द नेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सटेंट तक हुई हैं, और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक एलिमिनेट हो चुकी है। हंटिंग के कारण वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सो ये एरिया जो है वो है ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने आपको बताया कि समर्स आर ड्राई, सो हाउ द प्लांट्स आर सर्वाइविंग। अब उनका जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली नेचर ने प्रोवाइड कर रखा है। दिस इज द अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं, नंबर वन, इनकी बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होती हैं। सो ये जो डीप रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाती हैं एंड दे टेक इन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टेबल। सो दैट इज वन मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म क्या है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो बार्क होती है, जो बाहर आउटर स्किन होती है वो बहुत थिक होती है, प्लस जो लीव्स होते हैं वो वैक्स कोटेड होते हैं, वैक्सी लीव्स होते हैं। सो ये थिक bark and waxy leaves ensure minimum loss of water by way of transpiration. So transpiration process से क्योंकि water loss minimum है, that is why the plants are able to survive in these extreme conditions, right? नेक्स्ट जो वेजिटेशन आती है, दिस इज दी कॉनिफरस वेजिटेशन। कॉनिफरस एज द नेम इज सजेस्टिंग, कोन लाइक, कॉनिकल, तो कॉनिकल शेप होती है इनकी, ट्राइंगुलर टाइप जो ट्रीज हैं वो होते हैं, और ट्रीज आर टॉल, क्वाइट टॉल, 40 मीटर्स 60 मीटर्स टॉल ट्रीज, एंड इनके जो लीव्स होते हैं उनके बदले हमें नीडल्स मिलती हैं, पॉइंटेड नीडल्स होती हैं। कॉनिकल शेप ऑफ द ट्री है, ये अगेन नेचर का अडेप्टेशन है, मैकेनिज्म है, सो दैट जो हेवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स होता है वो इन ट्रीज के ऊपर ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहता है, डज नॉट रिमेन रेस्टिंग ऑन द ट्री, रादर स्लिप्स डाउन। ये जो पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स हैं इनके थ्रू वो नीचे आराम से स्लिप हो जाता है। ये जो वेजिटेशन है ये हमें मिल रही है फ्रॉम 50 to 70 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। रिमेंबर, सर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें टाइगा टाइप ऑफ वेजिटेशन नहीं मिलती है। इसका रीजन ये है क्योंकि सर्दर्न हेमिस्फेयर में इन लैटिट्यूड्स के ऊपर लैंड मास की कमी है, लैंड मास रादर एग्जिस्ट नहीं करता है प्रैक्टिकली, सो दैट इज व्हाई देयर इज नो वेजिटेशन इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर। और इस वेजिटेशन को हम टाइगा वेजिटेशन भी कहते हैं। सो कॉनिफरस ट्रीज और टाइगा वेजिटेशन टॉल है, सॉफ्टवुड है, दैट इज वाई वर्ल्ड की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है मेजर, एंड पेपर, फाइन क्वालिटी ऑफ पेपर जो है वो बेसिकली इन ट्रीज में से डिराइव किया जाता है। सो न्यूज प्रिंट के लिए, पेपर के लिए, प्लस शिप बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम डिमांड जो है वो टाइगा ट्रीज की है। अब जो मेजर ट्रीज हैं ये कौन से हैं? वी हैव ट्रीज लाइक पाइन, वी हैव सीडर, एंड वी हैव बर्च एंड बीच ट्रीज, और इधर
जो वेजिटेशन मिलती है, वाइल्ड लाइफ हमें मिलती है, सो इन एरियाज में हर्बीवोर्स में हमारे पास रेनडियर्स हैं, एल्क्स हैं, देन रैबिट्स हैं, एंड जो बड़े कार्निवोर्स हैं दे इंक्लूड बेसिकली पोलर बेयर, और वी हैव आर्कटिक फॉक्स, और वी हैव सिल्वर फॉक्स एंड मिंक। सो ये जो एनिमल हैं ये इस एरिया में काफ़ी कॉमन है, राइट। सो ये देखिए, ये जो सिंगल लार्जेस्ट एरिया है वर्ल्ड का टाइगा वेजिटेशन का, वो यूरेशिया में एक्सटेंड करता है। दैट इज हमारे स्कैंडिनेवियन नेशंस जो हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, देन बायलोरशिया एंड द एंटायर नॉर्दर्न साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, plus the northern Canada and the Alaskan region. So this is the area जहाँ पे टाइगा वेजिटेशन मिलती है। टाइगा का लिटरल मीन है, एक्चुअली इट्स अ रशियन वर्ड विच मीन्स प्योर। अब क्योंकि ये एरिया बिल्कुल अनटच्ड है, अनटच्ड एरिया है, ये प्योर एरिया है, सो दैट इज वाई ये टर्म टाइगा जो है वो इसको डिफाइन करती है। एंड हियर यू कैन सी द कॉनिफरस शेप, द कॉनिकल ट्रीज एंड नीडल लाइक लीव्स। देन द सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन इज ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स मैंने आपको बताया कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिलेटिवली लेस, सो ज़्यादा ग्रोथ ऑफ ट्रीज तो सपोर्ट नहीं हो पाती है, लेकिन रिच ग्रासेस जो हैं वो ज़रूर ग्रो करती हैं इस एरिया में। सो ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, दूसरे होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ कोर्स, इफ वी मूव अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, चाहे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है या डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, टुवर्ड्स दी ड्रायर रीजन्स, तो हमें वहाँ पे ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हैं वो मिलेंगे। टेम्परेचर्स आर हाई बट द रेनफॉल इज लो, एंड मोर ओवर जो रेनफॉल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन जो है वो एग्जिस्ट करेगा बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन। Grasses are really very tall. Grasses can grow as tall as 3 meters और 4 meters, और जो बहुत tall grasses होती हैं उसमें एक special type of grass है जिसको हम elephant grass भी कहते हैं। सो ये जो ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसका नाम है सवाना। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीकन लैंडस्केप को डोमिनेट कर रहा है, एंड सवाना ग्रासलैंड जो है दिस इज द एरिया विच इज नोन फॉर द बिगेस्ट मैमल्स, लैंड मैमल्स जो कि हमें अर्थ पे मिलते हैं। सो यहाँ पे इस अफ्रीकन सवाना में आपको कैट फैमिलीज मिलेंगे, बिग कैट फैमिली जिसमें लायंस, चीता, टाइगर, लेपर्ड्स, देन उसके अलावा वी हैव विल्डबीस्ट, ज़ीब्रास, देन जिराफ्स। सो ये हमारे बिग हर्बीवोर्स जो हैं वो इस एरिया में डोमिनेट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। Then we have the temperate grasslands. अब जो temperate grasslands हैं again in the middle latitude region, अगर हम interior of the continents की तरफ move करना शुरू करें जहाँ पे amount of the rainfall is relatively less, then these grasslands are very very common. Rich grasses हैं, very juicy grasses, and it is supporting great deal of वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में हमारे पास एंटीलोप्स हैं, वाइल्ड बफलोज हैं, बाइसन्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी, द नंबर ऑफ द एनिमल्स, देयर स्पीशीज ऑल्सो एंड पॉपुलेशन नंबर ऑल्सो हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, क्योंकि अगेन फॉर द लास्ट फ्यू सेंचुरीज ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल फील्ड। सो इतना सारा वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉपुलर हुआ है कि जो वाइल्ड लाइफ है either it has been hunted down or it has been pushed out from these areas, और जिसके कारण ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई है। सो इनकी जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है इन एरियाज में। सो here you can see that these are the areas of the टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये जो येलो शेडेड जोन्स हैं। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स का अलग अलग नाम है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का भी अलग अलग नाम है, टेम्परेट का भी। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ईस्ट अफ्रीका में इनको सवाना बोला जाता है, ब्राज़ील में दे आर कॉल्ड कैंपोज, एंड इन वेनेजुएला दे आर कॉल्ड ल्लानोस। सिमिलरली जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनका जो नाम है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। इन अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे इनको नाम दिया गया है पैम्पास का। इन यूएसए एंड कनाडा दे आर कॉल्ड प्रेरीज। इन रशिया एंड यूक्रेनियन रीजन इनको स्टेपीज कहा जाता है। इन साउथ अफ्रीका दे आर कॉल्ड वेल्ड्स। इन ऑस्ट्रेलिया दे आर कॉल्ड डाउन्स। देन इन हंगरी दे आर कॉल्ड पुस्ताज। सो अलग अलग नाम जो हैं वो इन
ग्रासलैंड्स के हैं। देन अनदर टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है दैट इज टुंड्रा वेजिटेशन। अब टुंड्रा वेजिटेशन रीजन बहुत हॉस्टाइल है। टुंड्रा क्लाइमेट इज वेरी हॉस्टाइल फॉर द ग्रोथ ऑफ रिच वेजिटेशन। टुंड्रा क्लाइमेट को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे समरलेस। यहाँ पे समर सीजन में भी जो पीक समर सीजन है वहां पे भी जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज प्रैक्टिकली समरलेस सीजन। एक शॉर्ट समर होता है, सो कॉल्ड समर, जिस टाइम टेम्परेचर्स आर अबव फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन सिर्फ 4 महीने तक लास्ट करता है। सो इतने लो टेम्परेचर्स पे वेजिटेशन ढंग से ग्रो नहीं हो पाती हैं। सो हमें मॉसेस मिलेंगे, लिचन्स मिलेंगे या स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि 4 महीने तक ग्रो करते हैं। और उसके अलावा जो पूरा का पूरा ग्राउंड है वो स्नो बाउंड रहता है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और अगर गर्मियों में सो कॉल्ड समर्स ऑफ टुंड्रा रीजन अगर ये स्नो कवर थॉ भी करेगा, पिघलेगा भी, तो भी जो लोअर लेयर्स ऑफ द सॉइल हैं वो फ्रोजन स्टेट में रहती हैं, जिनको हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। सो ये परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस डू नॉट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एज सच। सो ये है वेरी हाई लैटिट्यूड एरियाज। सो नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न रशिया, नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका जिसमें अलास्का रीजन आता है और नॉर्दर्न कैनेडियन आइलैंड्स एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा आता है, वहाँ पे हमें टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी। इन ट्रॉपिकल एरियाज सच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कॉमन इन वेरी हाई माउंटेनस एरियाज क्लोज टू द ग्लेशियर्स। जस्ट ग्लेशियर्स के नीचे जो रीजन्स हैं वहाँ पे हमें ये टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिल सकती है। एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस, सो अगेन सी नेचर का अडेप्टेबिलिटी। जो एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सो दीज एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद थिक कोट ऑफ फर, और ये जो थिक कोट ऑफ फर है ये इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। जैसे हमारे पास स्नो लेपर्ड है, आर्कटिक फॉक्स है, देन बेयर्स हैं, पोलर बेयर। सो इनकी जो स्किन है वो बेसिकली प्रोटेक्टेड रहती है बिकॉज ऑफ दिस वार्म फर। और उसके अलावा वी हैव आर्कटिक आउल, वाटर में हमें सील्स एंड वॉलरसेस जो हैं दे आर रियली वेरी कॉमन। So this is how the entire tundra region looks like. So जिस टाइम short summer season is on, तो उस टाइम छोटी छोटी ग्रास ग्रो करेंगी, स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे, मॉसेस एंड लिचन्स जैसे काई होती है ना, तो उस तरह का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है वो आपको दिखेगा, लेकिन ट्रीज आपको कभी नहीं मिलेंगे। बट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर दिस एंटायर रीजन बियर्स अ फ्रोजन स्टेट। Right, so this is all about this chapter on natural vegetation and wildlife. Now it is time to test your knowledge. Let's see. The growth of vegetation depends upon, मैंने आपको बताया 2 फैक्टर्स हैं, 2 क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। So it is temperature and moisture. Tropical evergreen forests are also called tropical rain forest. Where are the tropical evergreen forests found? Out of all these areas, it is the Brazilian region. Closer to equator is the most you can say favorable zone जहाँ पे ये vegetation grow करती है। Which of the following is not found in tropical deciduous forest? We do not find silver fox because silver fox is native to the taiga region. Where are the temperate evergreen forest found? मैंने आपको बताया कि temperate evergreen forest are found along the eastern side of the continents. So it includes southeast USA, South China as well as southeast Brazil. Hence the option all of these. In which season do plants shed their leaves? In temperate deciduous forest, that's the dry season. Whenever the dry season is on, the shedding of the leaves start. What helps reduce transpiration in Mediterranean region? The thick barks as well as wax coated leaves. So it is both of these. Where are savanna grasslands located? Savanna grasslands are located in Africa, East Africa basically. Then in which type of climate are thorny bushes mainly found? Hot and dry. So thorny bushes हमेशा मिलेंगी उन एरियाज में जहाँ पे hot desert type of conditions हैं. So hot and dry desertic climate. Name the animal found in the tropical grasslands. मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट मैमल्स हैं फाउंड ऑन लैंड, दे लिव इन द सवाना रीजन और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. सो इट्स जिराफ. Then
As far as this match the following is concerned, llanos are the tropical grasslands found in Venezuela. Pampas are the temperate grasslands found in Argentina. Steppes are the temperate grasslands found in just a moment. So that's all. Next time मिलते हैं with another chapter of class 7 geography. Till then, keep learning, keep safe. See you.